बेटा आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट टॉपिक है ये, है ना। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन अपने सिलेबस में है तो सिंपल सी बात है कि अपने को देखना तो पड़ेगा ही बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे एक चीज़ मेंशन की हुई है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का ही ध्यान रखना है। कुल मिला की बात यहाँ पर ये है, ठीक है। बस कैसे कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो होगा क्या कि अगर कोई भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, जो कि इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। या फिर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या उससे ज़्यादा, ठीक है, रिएक्शन है, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, किसी एक रिएक्टेंट को हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वह क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर की तरह हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने A+B दो रिएक्टेंट ले लिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके अकॉर्डिंग जो होगी रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। और अपन K निकालेंगे रेट कांस्टेंट, तो वो क्या आ जाना है अपने पास में, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके इनिशियल मोल A ले लिए और इसे कितने ले लिए बेटा अपन, यहाँ पर B ले लिए, ठीक है। फॉर्मूला तो अब अपने को पता है ही, तो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया बेटा अपन ने, B को जो है, अब जरूरी नहीं है कि B को ही ले, आप A को भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि B को जो है वो एक्सेस में ले लिया। एक्सेस का मतलब तो आप सभी जानते हैं ना, जरूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि B जो हो गया वो क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया A से, तो फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और अपने पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर B जो है वो बहुत लार्ज होने के कारण से हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट लेंगे तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास में वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होगा। थोड़ा सा ही चेंज है फर्स्ट ऑर्डर से अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो हल्का सा डिफरेंट है, बाकी वो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन वही बात करते हैं कि के डेज क्या है, तो के डेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्यूडो फर्स्ट, है ना, ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो जाएगा भाई, के जैसे रेट कांस्टेंट होता है इसी तरीके से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की ही यूनिट होगी। समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा अगर अपन इसका, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, या अभी H2 के साथ में रिएक्शन चला रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि H2 के साथ में रिएक्शन चलाएंगे, ठीक है। इसका अगर H2 के साथ रिएक्शन चलाएंगे तो ये चीज़ तो अपन बचपन से देखते आ रहे हैं ना बेटा, ग्लूकोज और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ को क्या किया अपन ने, B को जो है एक्सेस में ले लिया, ठीक है, H2O को एक्सेस में ले लिया, जैसे कि ये A ले लिया और ये B है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर एक्सेस में ले लिया। एक्सेस में लेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी कि रेट जो आएगी वो किसकी आएगी, सिर्फ इसकी आएगी, ठीक है। ये देखो आई बात समझ में, ठीक है। H2O क्या कर देंगे अपन, ये कर देंगे। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि अपन ने क्या किया, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यहाँ पर भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, है ना, और C2H5OH, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें भी क्या किया अपन ने बेटा, यहाँ पर H2O को हमने क्या कर दिया, एक्सेस में ले लिया, ठीक है। इसको A मान लो, इसको B मान लिया अपन ने, ठीक है। इसको क्या कर दिया अपन ने, एक्सेस में कर दिया, तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो रेट जो आएगी वो किसकी आएगी, इसी की ही आएगी सिर्फ, ठीक है। यानी कि इस तरीके का जो कंडीशंस होती है उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। आई होप क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंट और देखते हैं, यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और है ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन, पहले भी अपन ये बात देख चुके हैं, ठीक है ना। जब इफेक्टिंग फैक्टर्स अपन ने देखा था तो वहाँ पर देखा था बेटा अपन ने कि टेम्परेचर किस तरीके से रिएक्शन की रेट को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी अपन ने देखा है ना। मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना कि कोरिलेट करा करो, है ना। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक बार याद करा करो कि ये किसी और दूसरे चैप्टर से मैच तो नहीं खा रहा है, या अपन ने और ये कहाँ पर देखा था, तो आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखें कि क्या होगा, यहाँ पर देखो इसको अगर हम ऐसे समझें, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, विच वाज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट, क्या लिया अपन ने यहाँ पर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस का हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यूजुअली है ना, दिस टेम्परेचर वाज टेकन एज कितना बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास में फॉर्मूला बन के आता है वो ये आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, KT + 10/KT, ठीक है। और ये यूजुअली जो है जनरली कितना, 2 से 3, ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन के लिए आता है। अब यहाँ पर कंडीशन की भी ये, अगर 2 से 3 का अपने को पता ही है, तो यहाँ पर कंडीशन जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये हो सकता है कि भाई ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा देखो कि 2 से 3 के बीच में आएगा और अपन बिना सोल्व करे जो है उसको लगा दे। कई बार उसका वो आंसर ही नहीं आ रहा, 2 से 3 के बीच में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। फॉर सम रिएक्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑल्सो फाउंड टू बी लेस देन, क्या हो सकता है बेटा, यूनिटी, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इस केस में क्या होता है, रेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक्सेप्शन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अपवाद जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। और अगर अपन उसका ध्यान रखेंगे ना, तो हमको जो है आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है अपना आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। देखो हमने ये देखा है पहले भी कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा उसकी यूजेज और एप्लीकेशंस को यहाँ पर अपन समझें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आर्हेनियस वैसे दिखते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, K = AE- ठीक है, EA/RT, है ना, ये इसकी पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट है, EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, R जो है वो क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। और ये जो A है ना, इसको अपन आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होती है, एक आर्हेनियस इक्वेशन होती है। ये तो सिंपल सी बात है कि इक्वेशन तो अपने को पता है, ठीक है। यूज क्या करेंगे, अच्छा दूसरा एक और जो है अपन इसको यूज काय में ले रहे हैं, यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन काम कहाँ पर है अपने पास में, तो देखो, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन को थोड़ी अलग चीज़ों से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर वो आसानी से मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना। कोई भी टॉपिक कभी भी टिपिकल नहीं होता है, ठीक है, उस टॉपिक को टिपिकल जो है हम बना देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन अगर थोड़ा सा ग्राफ बना करके देख लें इस चैप्टर में, आपको पता है कि ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कई बार जो है सीधे सीधे ग्राफ ही आ जाता है, ग्राफ से क्वेश्चंस जो है वो आ जाता है, सही है गलत है ग्राफ इस तरीके से भी हो जाता है, या ग्राफ देख कर के किस चीज़ का ये ग्राफ है या किसको रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग लेंगे तो ये काटा पेटी तो अपन बचपन से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास में जो ग्राफ का फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, है ना, y = mx + c, है ना। और आपने इतने ग्राफ देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये किस इसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कैसा दिखेगा। तो ये देखो, ठीक है, तो log k, है ना, ठीक है, और t में अगर हम ग्राफ देखेंगे भी मैक्सिमम, ये अपने को पता ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ग्राफ है, यानी कि अगर हम इसमें देखते हैं तो ग्राफ जो है लगभग सबके एक जैसे ही हैं। और जब एक जैसी चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अगर एक जैसी चीज़ें दिखती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ग्राफ जो है हमको किस किस में दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़े से अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और कहीं से भी आपको किसी भी तरीके की इसमें डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से क्वेश्चंस इसके हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि अगर एक कंडीशन वो रख दी जाए यहाँ पर कि अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है, और 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर हमको रेट कांस्टेंट निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई 2 चीज़ें होती है तो हम हमेशा वहाँ पर क्या करते हैं, एक रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएगा, इक्वेशन अभी भी सेम ही है अपने पास में, भाई देखना तो अपने को उसी में ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही दोनों तरफ log ले लिया हमने, ठीक है, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया। ये बहुत सिंपल सी स्टेप है, ठीक है, अपने को पता है कि log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो है ना 2.303 log के ये आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। इसको आगे चलेंगे, यहाँ पे ये सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो फाइनल स्टेप अपने पास में ये आ जाएगी। 2 टेम्परेचर की जरूरत है तो अपन ने एक के लिए T1 ले लिया, तो दूसरा क्या ले लेंगे बेटा, T2 ले लेंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 है ना, T2 इज इक्वल टू K2। किसके लिए, सेम रिएक्शन अगर है ना, क्योंकि हमको वही एक ही रिएक्शन में ही तो 2 टेम्परेचर का हम यूज करें ना भाई, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग जहाँ के वो पर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर 2 में भी दिया होता है तब भी अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमेशा कंपेटिवली फॉर्मूला यूज करेंगे और कंपेटिवली फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना आंसर जो है वो आ ही जाएगा, ठीक है। तो जब हमने फिर क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये सब आप जानते हो, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा अपने पास में वो ये आ जाएगा, यानी कि T2 ग्रेटर देन T1, तो K2 क्या हो जाएगा बेटा, K1 से बड़ा हो जाएगा। तो कौन किससे बड़ा है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें होती है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन जो है सिर्फ उतना ही काम करती है कि फॉर्मूला आपके पास में आया कहाँ से है, ठीक है। ये एक तो हम समझ पाए, और दूसरा एक और जगह हेल्प करता है कि अगर मान लीजिए कि इन केस आप अगर फॉर्मूला भूल गए लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि उस मेथड के द्वारा जो है आप फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ, है ना, तो भी जो है आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर अपन एग्जांपल देखते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, H2 लिया 2HI बन गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द RNAS दिस रिएक्शन रिक्वायर सर्टेन एनर्जी टू गेट क्या बेटा, एक्टिव, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। यानी कि एक सिंपल सी बात है, देखिए किसी भी रिएक्शन को अगर हमको प्रोसीड करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। कुछ होती है जो सेल्फ रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, जिनको किसी बाहरी फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कहीं पर जो है मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करना है, यानी कि रिएक्शन करनी है, तो वहाँ पर जो है हमें क्या हो सकता है, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ सकती है। और वो कब देनी पड़ती है, जब वहाँ पर कोई ऐसा बैरियर आ जाए जहाँ रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन करना तो शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन है ना वो एक एनर्जी बैरियर आ जाता है जिसको पार नहीं कर पा रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी एनर्जी बैरियर आ जाएगा, अगर वो उसको पार नहीं कर पाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लाइफ में इस तरीके से बहुत सारे एनर्जी बैरियर आएंगे आपके, ठीक है, जो क्या करेंगे, उस एनर्जी बैरियर को, है ना, अगर हमने पार नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा ड्रीम है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइफ में इस तरीके के बहुत सारे एनर्जी बैरियर आपके पास में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उनको आपको बाहर से कुछ जरूरत नहीं है, अपन को अगर आप अपने सपने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, डेडिकेशन डिवोशन अगर आपका है, ठीक है, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं ना, खुद की एनर्जी काम करना शुरू कर देगी, आप उस एनर्जी बैरियर को आसानी से पार कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हर चीज़ को टिपिकल नहीं बनाना होता है, चीज़ें बहुत आसान होती है, ठीक है, हम ही टिपिकल बना लेते हैं उनको, ठीक है बेटा, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये एक एनर्जी बैरियर था, उसको क्या कर दिया हमने, पार किया, किसके द्वारा, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी हमने। एक्टिवेशन एनर्जी दी तो आसानी से किस में कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम बचपन से जानते हैं जितने भी दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी समान होगी, ये हमको नहीं जो है वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हमको ये पता होते हुए हम कई बार भूल जाते हैं, इसलिए हम बार बार जहाँ जो चीज़ का यूज़ होता है वहाँ पर हम उसको बार बार आपको बोलना पड़ता है ना। तो भूलने की टेंडेंसी को ख़त्म करो बेटा, है ना। और वो तभी हो सकती है जब आप बहुत आसानी से चीज़ों को बिना कॉम्प्लिकेट किए समझने की कोशिश करेंगे तो वो ईजिली हो जाती है और समझ में जाता है, ठीक है। इन दो भाई साहब ने बताया कि, है ना, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि
हम उस पर जो ध्यान दे रहे थे, ठीक है, और अगर अपना ध्यान चला गया तो दोबारा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। एक ही कंडीशन में आपको नहीं समझ में आ सकता जब आपने स्किप कर करके टॉपिक को, अगर आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो सिंपल सी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएंगे और आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और बहुत ज़्यादा टिपिकल करने की कोशिश मत करो बेटा, उतना ही पढ़ो, ठीक है, और उस तरीके से पढ़ो कि हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम आसानी से सोल्व कर पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, और वो है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो देखो कोलिजन थ्योरी होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की अपन कोशिश करते हैं। इन दो महान लोगों की वजह से हमको कोलिजन थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, ठीक है। इसमें आप समझ गए होंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, क्या है बेटा कि अगर मान लीजिए कि एक कंटेनर है अपने पास में, ठीक है, इस कंटेनर में कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, किसी के भी, कोई भी गैस है या कुछ भी है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकरा है, ये इससे टकरा है, तो एक होता है कि टकरा के सीधे सीधे निकल गए, ठीक है। अगर वो टकरा के सीधे निकल गए तब तो उसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। टकरा के जुड़ गए और जुड़ेंगे तो नए प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर टकरा के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा तो उसको अपन कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन, और अगर वो टकरा करके सिर्फ ऐसे ही दूर चले गए तो सिंपल सी बात है कि वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या और टकराने के लिए एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, एक सफिशिएंट एनर्जी उनके पास में होना जरूरी है। एक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, दूसरा एकदम हिलते डुलते आ रहा है, ठीक है, और दोनों टकराएंगे तो उसको धक्का मार देगा, बोले चल निकल, है ना, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन करने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, और कोलाइड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, वहाँ पर एक सफिशिएंट एनर्जी की, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी एनर्जी तो वहाँ पर कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। जो कोलिजन थ्योरी है वो किस पे, केटीजी पर, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस है, ठीक है। और जो रेट है इसमें यहाँ पर वो किस पे, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहला होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन। तो अपन देखते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप क्या कह सकते हो बेटा कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम हमने लिया, ठीक है ना, और इसमें क्या हो गया, ठीक है, एक सेकेंड के अंदर, है ना, जितने कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है, उसी को अपन क्या कहेंगे, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर, न्यू बार, है ना, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर, है ना, डायमीटर, ठीक है, किस में सेंटीमीटर में, एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, है ना, ठीक, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेट जो आएगी उसकी ये आ जाएगी, यानी कि आप कह सकते हो आरएनए इस इक्वेशन का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन है तो जेड जो होगा उसका ऑर्डर जो है वो इतना हो सकता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। बहुत देखिए मैंने जो है बिल्कुल उतना ही कंटेंट यहाँ पर आपको दिया है जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बहुत सारा पढ़ते जाएं और उसके बाद में भी अगर अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। तो उतना पढ़ो कि कम से कम हम बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, और जो भी हो वो इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात, है ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोलिजन थियरी इज द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट क्या होनी चाहिए, कोलाइड करनी चाहिए। अभी अपन ने देखा है, ठीक है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लाखों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जितनी इस कंटेनर की कैपेसिटी होगी उतनी, और ये टकराएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन सारे के सारे ही जो है वो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, ये जरूरी नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबके पास में उतनी एनर्जी है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ ही कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन जो होगा क्या हो जाएगा, मोर इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है अभी अपन देखने वाले, ठीक है। यानी द एनर्जी ऑफ द कोलिजन डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। और इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस, ठीक है, कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा, विल बी इनइफेक्टिव, है ना। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई अगर जिस चीज को जितनी जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई जो है 4 रोटी खाता है और उसको आप डेली 2 रोटी दोगे, है ना, तो बेचारे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और एनर्जी खत्म होती जाएगी तो वो
वो इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगा ना एग्जाम्स में, है ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पजेस एज टू मेक द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक जो मिनिमम एनर्जी की अपने को जरूरत है, भाई कम से कम इतनी एनर्जी तो हम उसको दें, है ना, ठीक है, कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ सके। जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आप बाइक चलाओगे तो क्या होगा, थोड़ा तो एक्सीलेटर आप सीधा आपने बाइक किक मारा या सेल्फ स्टार्ट, आजकल तो सारी बाइक सेल्फ स्टार्ट आती है, तो आपने जैसे सेल्फ स्टार्ट किया उसे और आपने एक्सीलेटर को थोड़ा सा भी प्रेस नहीं किया, तो सिंपल सी बात है कि बाइक तो वहीं बंद हो जाएगी ना, क्योंकि उसको एनर्जी तो मिल ही नहीं है उतनी, ठीक है। तो उतनी मतलब एक मिनिमम एनर्जी की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। जैसे हमको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, गियर चेंज करना है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस आप जानते हो, फिजिक्स में बहुत अच्छे से आप समझते हो सब चीज़ों को, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, देखो अगला पॉइंट देखते हैं अपन, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड आर कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा उसको, एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और दोज हैविंग एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होते हैं वो बेटा, पैसिव मॉलिक्यूल्स। भाई जितनी एनर्जी की जरूरत है अगर उतनी उनके पास में है तो ही वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर उससे कम एनर्जी है उनके पास में तो वो क्या हो जाएंगे, पैसिव मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि वो कोलिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट एक और देखें, जैसे अपन जो अभी अपन ने देखा एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, ठीक है। भाई एक दो चीज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया, एक एनर्जी कह रही कि चलो रिएक्शन करो, ठीक है, यानी कि वो एक उस तरीके से रिएक्टेंट को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, और दूसरा जब वो तैयार हो गए रिएक्शन करने के लिए तो वो रिएक्शन कर पाए, ठीक है, उसकी वो जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ पा रहे हो आप आसानी से, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और अपन देखते हैं, जैसे कि एट अ गिवन टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होगा बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब अपन सब जानते हैं ना, ठीक है। अपन ने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां पर अपन ने क्या देखा था कि इक्विलिब्रियम पर अपन को ऐसा लगता है कि जैसे रिएक्शन जो है वो क्या है, रुकी हुई है, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली रुकी हुई नहीं होती ना, रिएक्शन चल रही होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स, और द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव मॉलिक्यूल्स बीइंग क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक, और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एक तरीके से उसको एनर्जी मिल गई, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, यानी पैसिव मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स पैसिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ये किस चीज़ को दिखाया गया बेटा, यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं पर नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है, चेप अपन ने लिए यहाँ पर, है ना, यानी कि आप कह सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये जो है रिएक्टेंट हो गया, है ना, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या काम किया बेटा, यहाँ पर ये क्या हो गया अपने पास में, देखो एनर्जी बैरियर आ गया है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी अपने को, ठीक है। ये जब पार हो जाएगा तो सिंपल सी बात है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यानी इस पूरे को अपन क्या कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड एंथैल्पी या फिर एनर्जी, ये तो भाई अब ये भी अपन ने देखा ना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या काम आ रही है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या काम आ रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल जो है अपन वो करते ही आए हैं, ठीक है। और अगर अपन इसमें देखें यहाँ पर, है ना, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पर क्या है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, द मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी 0, ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए, ठीक है ना। वाइल मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा एच, है ना, यानी कि एंथैल्पी के बराबर, ठीक है। और ग्रेटर द हाइट ऑफ द एनर्जी बैरियर, ठीक है, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन,
ठीक है, एंड मोर स्लोअर विल बी द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। भाई देखो, आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपका क्लासरूम जो है वो 3rd फ्लोर पे है, ठीक है, तो आप पहले पे तो एकदम एनर्जी से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, पर जैसे जैसे दूसरे फ्लोर तक जाएंगे, तीसरे तक जाते जाते आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यानी कि एनर्जी बैरियर जितना बड़ा होगा, ठीक है, रिएक्शन सिंपल सी बात है कि वहाँ पर क्या हो जानी है, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी की उतनी ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना अपने को, इस चीज़ को अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। आई ना बात समझ बेटा, है ना। अब अगला पॉइंट अगर देखें, देखो दोनों में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जो एनर्जी है, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखो, और उसमें देखेंगे अगर अपन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ये इस लाइन से नीचे दिख रहा है और लाइन से क्या हो रहा है, ऊपर दिख रहा है, ठीक है, रीजन अपन ने अभी भी जस्ट पीछे देखा है, किस कारण से कि भाई एंडोथर्मिक अगर है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है, 0 हो गया, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा H के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये चेंजेस अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एनर्जी बैरियर जो है वो तो दोनों में ही रहेंगे, उस एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो यहाँ पर काम करेगी ही, तभी जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको समझने वाली बात है, ठीक है। अब जैसे उसी चीज को थोड़ा सा और अपन देखें, है ना, तो ये जो जहाँ पर एनर्जी बैरियर आ रहा है ना, इसी को अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं या ट्रांजिशन स्टेट भी अपन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेचारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, एक रिएक्टेंट को यहाँ तक लेकर के आई, है ना, और इन्होंने क्या कर दिया, इसको एनर्जी बैरियर को पार किया, तो क्या हो गया यहाँ पर बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो चीजें ले